हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे थे आपका ट्वेल्थ और सीयूईटी का एक कॉमन टॉपिक, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपका ट्वेल्थ का भी सिलेबस में आता है और सीयूईटी के सिलेबस में भी आता है। तो इससे आपका मैट्रिसेस अगर पढ़ोगे तो आपके दोनों चीज़ कवर हो जाएंगी, ट्वेल्थ भी और सीयूईटी का एक पार्ट भी। ओके, ठीक है। तो उससे पहले एक बार सीयूईटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है इसलिए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब क्या है? आपका अभी तक क्या होता था, ट्वेल्थ क्लास के बाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्वेल्थ क्लास के बाद हर यूनिवर्सिटी नॉर्मली अपना अलग अलग एग्जाम लेती थी। बट अब हुआ क्या, सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक कंबाइंड एग्जाम कर दिया। उस कंबाइंड एग्जाम से क्या होगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे बोर्ड्स हैं। ठीक है, कोई बोर्ड इजी है, कोई बोर्ड टफ है, कोई बहुत ज़्यादा टफ है। तो उनके जो मार्क्स होते हैं, सेम स्टैंडर्ड है बच्चे का, वो सेम स्टैंडर्ड का बच्चा जिसका आईक्यू लेवल सेम है, जिसकी क्वालिटी सेम है, वो अलग अलग बोर्ड में अगर एग्जाम्स दे तो अलग अलग मार्क्स लाएगा। लाइक आईसीएसई बोर्ड देगा तो उसके मार्क्स थोड़े कम आएंगे, सीबीएसई देगा तो उसी बच्चे के, सेम बच्चे के थोड़े ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ऐसे करके मार्क्स वेराई करते थे फॉर द सेम क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अब आपका एक ही एग्ज़ाम हुआ करेगा जिसमें सब बच्चों को सेम प्लेटफॉर्म पे रख दिया और उनका जो भी जजमेंट है वो सेम लेवल पे ही होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं मुझसे रूपाली कह रही है कि अब ट्वेल्थ की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। हाँ, कह सकते हो आप, कह सकते हो। ओके, ठीक है। तो सीयूईटी के अंदर हम क्या करेंगे, आज हम मेट्रिसेस पढ़ रहे हैं। एक्चुअली है कि आपका ये एग्ज़ाम 3 फेजेस के अंदर होगा आपका। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। जो आपका फेज़ 1 है वो आपका होगा लिंग्विस्टिक टेस्ट, आपका लैंग्वेज चेक होगी। उसमें इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकती है, तो आपका लिंग्विस्टिक टेस्ट है, लिंग्विस्टिक टेस्ट। फेज़ 2 है आपका डोमेन टेस्ट। इसमें जो आपने डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने ट्वेल्थ क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका टेस्ट होगा आपका। ओके, तो उसमें डोमेन टेस्ट कह सकते हो। और फेज़ 3 आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर आपका बेसिकली जनरल चीज़ें चेक की जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका आईक्यू, जिसमें आपको रीजनिंग चेक की जाएगी, आपकी आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब चेक की जाएगी। तो इसलिए इसका नाम ही रख दिया जनरल टेस्ट। ओके, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हमें लिंग्विस्टिक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। ओके, हमारे पास और बच्चे जुड़ गए हैं। हेलो, ठीक है। तो अभी सीयूटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम। तो मैंने बताया था फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर एग्जाम होगा, लिंग्विस्टिक टेस्ट, डोमेन टेस्ट एंड जनरल टेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो लिंग्विस्टिक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ी कमांड लेनी होगी, और आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन है बस उसके लिए थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो डोमेन टेस्ट है ना, इसके लिए आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीयूटी के अंदर आपसे पूछा जाएगा इन द डोमेन टेस्ट, वो ट्वेल्थ की बुक से ही आएगा। जो आपके हाथ में एनसीईआरटी की बुक है ना, उससे ही आएगा। ठीक है, तो आपके जो भी टॉपिक्स सीयूईटी के अंदर और ट्वेल्थ के सिलेबस में कॉमन है, वो आपको ट्वेल्थ के लेवल पे ही पढ़ने हैं और उसी बुक से आएगा। तो उसके बारे में आपको अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बच्चे डरते हैं कि डोमेन टेस्ट के अंदर हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, जो आपका ट्वेल्थ का करिकुलम है, ट्वेल्थ की बुक है, उससे ही आएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो आज इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक इसका जो होता है मैथ्स का, मैट्रिसेस, वो कवर कर रहे हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, हमारा ट्वेल्थ का एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ऊपर से उस हमारा सीयूईटी का एक टॉपिक डोमेन टेस्ट का ख़त्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो एक बार इस पर आप नज़र डाल सकते हो। ये बेसिकली कॉमर्स और साइंस के लिए हमने स्टार्ट किया है, 11th एंड 12th। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है बेसिकली, और इसमें हम सीयूईटी भी पढ़ाएंगे। अपार्ट फ्रॉम 11th एंड 12th हम सीयूईटी भी पढ़ाएंगे विद अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ, जिसमें हमने प्राइजेस काफ़ी कम रखे हैं दूसरे के अकॉर्डिंग। तो हमने रिकॉर्डेड
अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हो तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 10,000। जूम पे लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, लाइव क्लासेस विद प्रॉपर इंटरेक्शन एंड प्रॉपर डाउट सॉल्विंग, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 12,500। और फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हो ऑफलाइन मोड में, फिजिकल मोड में, तो उसके लिए 15,500। ओके। और अब आपको पता ही है CUET कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम बन चुका है। लगभग हर 12th का बच्चा ये एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो CUET तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, और उसके लिए आपको एक अच्छी गाइडेंस, अच्छी कोचिंग लेनी चाहिए। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको निर्माण से ही पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फैकल्टीज़ काफ़ी सही सही हायर की हुई हैं और सबको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और वहीं से आपका CUET का जो एश्योर्ड सिलेक्शन है हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। और अगर आप देखो अकाउंट्स का, हमने आप कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हो, लाइक आप पूरे साल की एक साथ पे करना चाहते हो तो 30,000 है, मैथमेटिक्स की 30,000 है, इकोनॉमिक्स की 28,000 और बिजनेस स्टडीज़ की 25,000। और अगर आप मंथ वाइज पे करना चाहते हो तो वो 3,000 है। एंड सेम थिंग गोज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स का इसमें लिखा नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ। फिजिक्स का अगर आप करना चाहते हो तो इसका भी पर ईयर आप करना चाहते हो पूरे साल का तो 30,000, और पर मंथ करना चाहते हो 3,000 होगा। ओके, यहाँ लिख देता हूँ पर एनम एंड पर मंथ। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भी सेम है, इसका 30,000 पर एनम। और इसमें सिर्फ आपका 12th का कवर नहीं होगा, ये जो डोमेन टेस्ट है ना फेज 2 CUET का, ये भी आपका इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। आपने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसके साथ मैथ्स भी पढ़ लिया, तो आपका डोमेन टेस्ट के 3 सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैथ्स का इसके अंदर लिखा ही हुआ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का लिख देता हूँ 3,000 पर मंथ। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बाकी मैथ्स है यहाँ पे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैट्स। ओके, ठीक है। तो इसका आप एसेस ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेट्रिसेस। मेट्रिसेस, देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने आज तक मेट्रिसेस का नाम भी नहीं सुना, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मेट्रिसेस होता क्या है? मेट्रिसेस होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ देखी होंगी, टेबल्स देखी होंगी, आपने पाई चार्ट्स देखे होंगे, आपने बार ग्राफ्स देखे होंगे। तो जस्ट लाइक दैट मेट्रिसेस एक चीज़ होती है। जैसे मान लो अभी क्लास के अंदर कौन कौन बैठा है, देखो क्लास के अंदर बैठे हैं सुरभि, तन्मय, नरगिस। ठीक है, अभी ये 3 ही बच्चे हैं, बाकी सबके मैं नाम लिख नहीं सकता। तो देखो तन्मय, सुरभि, तन्मय और नरगिस, इनके पास पेन है और इरेजर्स है। सुरभि के पास 2 पेन है, तन्मय के पास 2 है और नरगिस के पास 3 पेन है। और इनके पास, सुरभि के पास 2 इरेजर है, तन्मय के पास 2 इरेजर है, नरगिस के पास 1 ही इरेजर है। ओके, अब मुझे इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? 2 2 3 2 2 1, और इसके आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा इसके आगे। तो अभी क्या बन गया? ये एक मैट्रिक्स बन गया। बस इसको ही मैट्रिक्स कहते हैं। कितना आसान है ना? बस जो भी डेटा दिया है उसे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके लिख दो, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसलिए यहीं से आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आ जाती है। मैट्रिक्स की जो फॉर्मल डेफिनेशन है क्या होती है? मैट्रिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा को जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके लिखा जाता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जानने वाली। जैसे ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लेन्स आ रही हैं इनको कहते हैं रोज। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, जैसे ये 2 2, ये एक हॉरिजॉन्टल लेन बन गई, ये 2 2 ये बन गया दूसरी, और ये बन गई तीसरी। तो ये सब क्या है? ये रोज है, इनको कहते हैं रोज। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट मैं इसे वर्टिकली भी देख सकता हूँ, वर्टिकल लेंस में भी देख सकता हूँ 2 2 3,
2 to 1। तो इस केस में जब वर्टिकली हम देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉलम्स होती हैं, इनको कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गई, ये सेकंड कॉलम हो गई। यहां तक समझ आया, यस और नो? ओके कूल। तो इसके अंदर फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और रोज कितने हैं, रोज 3 है। ठीक है, तो यहीं से मैं इसका ऑर्डर लिख सकता हूं। यहाँ पे कुछ होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया ए इस टाइप से, 2 1 2 1 1 0। इसमें रोज कितनी आ रही है, रोज कितनी आ रही है, कितनी हॉरिजॉन्टल लेन्स बन रही है, 2 बन रही है, तो रोज है 2। और कॉलम्स कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 1 2 3, 2 1 1 1 2 0। तो इसके अंदर कॉलम आ रही है 3। और इसके बीच में क्रॉस लगा दोगे तो ये जो 2 क्रॉस 3 है, इसे प्रोनाउंस करते हैं 2 क्रॉस 3। इस 2 क्रॉस 3 को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपको कोई दे दे, मैट्रिक्स दे दे, और इसका पूछ ले ऑर्डर ऑफ ए बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 2 क्रॉस 3। इसे मल्टीप्लाई करके 6 मत कर देना, वो गलत होता है। बस इसे आपको क्या लिखना है, 2 क्रॉस 3 लिखना है बस, एज इट इज। और आपको अगर यहाँ ऐसे लिखना है, और जब भी एक मैट्रिक्स आप लिखते हो तो उसका एक जनरल नोटेशन होता है कि एक मैट्रिक्स आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे इस टाइप से, और उसके बॉटम राइट कॉर्नर में जहाँ पे उसका ऑर्डर लिख दोगे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ये 1 2 1 2, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 रोज है तो 2 रो, और 2 कॉलम्स है 2 कॉलम, और बीच में क्रॉस लगा दिया, और यहाँ कहाँ लिखा जाता है, राइट बॉटम कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में लिखा जाता है 2 क्रॉस 2। ओके ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? ओके कूल कूल कूल। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई बोलता है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 है उसका ऑर्डर। तो बताओ उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। एक जनरल क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, उसका ऑर्डर मुझे बताया हुआ है 3 क्रॉस 4 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, कितने होंगे। तो एक बना के ही देख लेते हैं, 3 क्रॉस 4 का एक बना के ही देख लेते हैं 1। तो इसके अंदर रोज कितने होने चाहिए, रोज इसके अंदर 3 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रोज कवर होंगी। और कॉलम्स कितनी होनी चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको इनमें फिल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसके अंदर आपके क्या आ गया, ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर आप सीधा देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल एंटिटीज है इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कितने आ रहे हैं टोटल एलिमेंट्स, ऐसे मैंने जब भी इसे एक ऑर्डर में लिखा है काउंट किए कि आप सीधा काउंट कर सको, 12 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गए, 12। ठीक है, अब आपको हमेशा काउंट करने की कोई नीड नहीं है, सीधा डायरेक्टली ऑर्डर से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो ऑर्डर दिया है ना, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 12। तो एक काइंड ऑफ फॉर्मूला ही है, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके ठीक है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका हो जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हो जाता है। अब आपको काउंट करने की नीड नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो यहाँ से। ठीक है, ओके 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 ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जनरल नोटेशंस, जनरल नोटेशंस। जनरल नोटेशंस एज इन मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, एक ऐसे मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो लिखा होता है, मान लो यहाँ m रोज है, n कॉलम्स है। ठीक है, तो ये जो m रोज और n कॉलम्स है, इसको पूरे को कहते हैं हम ऑर्डर।
m क्रॉस n को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसे लिखे जाएंगे, देखो जो इंडिविजुअल एलिमेंट है ना, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनके अपने नाम होते हैं। ठीक है, इनके अपने एक नाम होते हैं, जनरल नेम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है m रोज है, तो ऐसे करके टोटल कितनी m लेन्स बन रही होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी लेन्स बन रही होंगी, वर्टिकल n लेन्स बन रही होंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेन का ये एलिमेंट है, ये वाला फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है, इसको जनरली क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है A11। A11 से इसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे यहाँ नीचे जो सफिक्स है ये 211, पहले वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका रो नंबर, किस रो में वो है, और दूसरा वाला सफिक्स क्या बता रहा है, दूसरा वाला क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसका कॉलम नंबर। ठीक है, जो पहला वाला क्या कहते हैं इसे, सबस्क्रिप्ट, जो पहला वाला सबस्क्रिप्ट है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है रो नंबर, दूसरा वाला इसका बता रहा है कॉलम नंबर। ऐसे अगर मैं लिखूँ A12, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, इसके जस्ट दूसरा वाला। ठीक है, पहला वाला क्या होगा, रो नंबर, और दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही इसका तीसरा वाला, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा A13। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट रो नंबर, पहली रो में आ रहा है, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कॉलम नंबर, तीसरी कॉलम में आ रहा है। तो कोई भी अगर ये बोले कि A13 है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, तो ये ऐसे क्रॉस बना दो। ऐसे ही मान लो कोई आपसे बोल दे A1n बताओ कहाँ पे है, तो फर्स्ट रो का nth कॉलम वाला एलिमेंट, तो यहाँ आना चाहिए वो। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंप्लीटली बता देता हूँ जितना अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, तो आपको मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 1 0 2 1 1 0। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर वही रहेगा, 3 रोज है 3 कॉलम, तो 3x3 हमेशा ही लिखना। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, ये कंपलसरी होता है लिखना। ये बेसिकली बताता है कि मैट्रिक्स हमारा कितना बड़ा है, उसका ऑर्डर बताता है। ठीक है, अब क्या है, मान लो मुझे कोई बोल रहा है ये जो ऊपर वाला 1 है, ये जो 1 है, इसका जनरल नेम बताओ, इसे जनरली कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे जनरली, मुझे पता है ये फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और उसके फर्स्ट कॉलम में, तो क्या होगा ये A11, A11 क्या होगा 1। ऐसे ही इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट है 2, इसका क्या जनरल नेम होगा, ये होगा फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो A12। 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 को लिख सकता हूँ फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में A13। अब इसके नीचे वाला 1, ये वाला 1, तो ये क्या होगा, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा, तो 21 A21 1। अब ऐसे ये 0, ये क्या करेगा, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, तो ये होगा A22। ऐसे ही A23, ठीक है, ऐसे ही A31 A32 A33। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसके जनरल नेम हमने पढ़ लिए, ऑर्डर पढ़ लिया, और इसे डिनोट कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ छोटा सा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स क्या है, उसके 8 एलिमेंट्स है टोटल, है ना, 8 एलिमेंट्स है। फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो अब जो आपका CUET एग्जाम होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इजीली, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसमें आपको बोला हुआ है एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैंने आपको इसको, जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ो एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 8। अब आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है,
नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको 8 के सारे मल्टीपल, जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं, जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं, वो पता लगाने हैं बस। 8 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, 1 into 8 लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसे 2 into 4 लिखा जा सकता है। 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 की टेबल में आता है, 4 into 2 लिखा जा सकता है। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, फिर 8 में आता है बस। उसके बाद और तो कोई पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो टोटल इसके ये 4 ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कोई इतना जल्दी नहीं है हमें। तो अब देखो ये सारे जितने भी हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल आ गए हमारे, ऑर्डर्स पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहला वाला अगर आप फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो एक ही रो होगी और 8 एलिमेंट इसमें ही आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही रो है और 8 एलिमेंट। दूसरा वाला क्या है, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें क्या होगी, 2 रोज है और 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों में ऑर्डर अलग है बट नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 8 8 ही आ रहे हैं ना। ऐसे ही इस वाले में भी हो जाएगा, इस वाले में भी। इसमें एक कॉलम आ जाएगा, इसमें 4 रो हो जाएंगे, 2 कॉलम आ जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके गुड, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप यहीं से जज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose, और आगे सीयूईटी जो एग्जाम है उसमें भी आराम से आएंगे, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आएंगे, क्योंकि बोर्ड पे ही तो बेस्ड है वो। whose elements are given by a I j equals I square plus j, ठीक है, where I represents row number and j represents कॉलम नंबर। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है आपको। 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें आपको क्या है, एक जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन आई और जे के साथ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर, ठीक है। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले 3x2 का मैट्रिक्स है तो एक डमी बना लो, उसका एक काइंड ऑफ स्केलेटन बना लो, कैसा दिखेगा वो। तो 3 रो होने चाहिए ऐसे करके और 2 कॉलम होने चाहिए। तो कैसा दिखेगा वो, जो पहला एलिमेंट यहाँ आएगा, 3 रो होंगे तो A1 A2 A3, और 2 कॉलम होंगे तो 2 कॉलम होंगे तो यहाँ 1 और A12, यहाँ पे भी A21 और A22, या A31 और A32, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, जो एलिमेंट का नोटेशन है, ये जो आई है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर। जैसे फर्स्ट वाले एलिमेंट का, ये वाले इस वाले एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू क्या है, रो नंबर क्या है इसका 1, और इसका जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर, जे की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से आप A11 की वैल्यू अगर निकालोगे इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसने आपको फॉर्मूला खुद ही दिया हुआ है, उसमें बस आपको आई और जे की वैल्यू डालनी है। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, तो आ जाएगा 1 + 1 2। तो इसकी A11 की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही नेक्स्ट वाला एलिमेंट देख लो A12, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A12 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3। A12 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये दोनों पुट कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और 3। अब ऐसे ही कुछ नहीं करना, अब आगे बस यही करना है। नेक्स्ट क्या है, A21 है, इस फॉर्मूला के अंदर आई की वैल्यू 2 पुट करो और जे की वैल्यू 1 पुट करो, तो 4 + 1 5। और A22 है, आई की वैल्यू 2 पुट करो, जे की वैल्यू भी 2 पुट करो, 4 + 2 6, तो 5 और 6। नेक्स्ट रो आपकी प्रिपेयर हो गई, 5 और 6 आ गया नेक्स्ट रो में।
5 एंड 6। उसके बाद A31 तो 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 क्या होता है 10। ऐसे ही A32 3 स्क्वायर प्लस 2 तो क्या होगा 9 प्लस 2 11। तो 10 और 11, नेक्स्ट रो भी क्या आ गई 10 11। प्रिपेयर हो गया आपका मैट्रिक्स 10 और 11। बट अभी आप अगर सिर्फ इतना लिखते हो एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर मिस कर दिया। अब लास्ट में ऑर्डर डाल दो बस, अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बेसिक सारे क्लियर हो चुके हैं। जो भी बेसिक नोटेशन थी मैट्रिसेस की वो हमारा कवर हो चुका है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट पार्ट चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। वो क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या आता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। हेलो, नए बच्चे ने ज्वाइन कर लिया? तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जो जनरल ऑर्डर होगा किस टाइप का होगा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो एक ही कॉलम है और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज से में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप चाहे इनफाइनाइट ले लो। इनफाइनाइट वैसे टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, मतलब ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन बोली है कि जो कॉलम है वो एक होना चाहिए। तो इसका जो जनरल फॉर्मेट किस टाइप से दिखेगा? ये इस टाइप का कुछ दिखेगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कितने भी ले सकते हो रोज। मैंने 5 ले लिया इसमें। ठीक है, तो कॉलम एक ही होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 5 क्रॉस 1। ऐसे ही एक जनरल ऑर्डर इसका क्या होगा? जनरल ऑर्डर जनरल ऑर्डर इसका होगा n क्रॉस 1, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ रोज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस कॉलम एक होना चाहिए। इसका जनरल ऑर्डर है एक कॉलम मैट्रिक्स का। ओके, तो याद रखना कॉलम मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। सेकंड, सेकंड क्या है? रो मैट्रिक्स। अब आपने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया तो रो मैट्रिक्स में कोई परेशानी होगी? रो मैट्रिक्स का, जब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब था एक कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक रो होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बनाओ तो इस टाइप से बना लो 1 2 3 4 5। तो काइंड ऑफ एक कॉलम मैट्रिक्स कैसे दिखता है? एक सिंगल वर्टिकल स्ट्रिप की तरह दिखता है। और एक रो मैट्रिक्स कैसे दिखता है? एक सिंगल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की तरह दिखता है वो। ठीक है, इसका ऑर्डर, जनरल ऑर्डर किस टाइप से होगा इसका? जनरली अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 क्रॉस n, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो तो फिक्स हो गए ना, एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें मैंने 5 ले लिया, तो आप कैसे लिखोगे इसे? 1 क्रॉस 5। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए? ठीक है, अब नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है जो स्क्वायर शेप का लगे। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है रेक्टेंगल्स कैसे लगते हैं। रेक्टेंगल्स, वैसे स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल की स्पेशल फॉर्म ही है, बट हम जो जनरली रेक्टेंगल देखते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है ना, इस टाइप से। और स्क्वायर किस टाइप का दिखता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, इस टाइप से। तो जो इस टाइप का कुछ लगे आपको देखने में, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अब स्क्वायर शेप का कब बनेगा एक मैट्रिक्स? जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए। ठीक है, जितना हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स है उतने ही वर्टिकली है, तो क्या होगा? साइड्स बराबर हो जाएंगी सारी, तो एक स्क्वायर जैसी शेप आ जाएगी ना।
इसलिए हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स उसे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रोज हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सेम नंबर ऑफ रोज है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है एक मैट्रिक्स के अंदर, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विदाउट एनी डाउट। उसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा उसके ऑर्डर का? तो अगर जनरल उसका ऑर्डर लिखें तो n क्रॉस n, जितने रोज है उतने ही कॉलम है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 क्रॉस 1 ले लो, 2 क्रॉस 2 ले लो, 3 क्रॉस 3 ले लो, रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, बस उसका साइज बढ़ता जाएगा, है ना। 4 क्रॉस 4, फिर 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 सॉरी, देन 6 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 7, उसका साइज बढ़ता जाएगा, बाकी रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही। तो उसका जनरल ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n। n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये दिखेगा किस टाइप से? ये एग्जाम्पल ले तो इस टाइप से कुछ दिखेगा। यहाँ ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का मोस्ट जनरल, 1 2 3 1 0 1 1 2 1, इस टाइप का दिखता है। देखो जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये जो साइड्स हैं ये बराबर हो गई, एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना, इसलिए इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है। ठीक है, ये जो डायगोनल का मतलब क्या है, अभी तक हमने पढ़ा था कोई भी अगर एक क्लोज फिगर होती है, ठीक है, जिसकी साइड्स हैं, जैसे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दो ऑपोजिट वर्टिसेस को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? एक डायगोनल बनता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मैं ये कर दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, इसके दोनों ये जो एंड है इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये क्या बन जाता है? ये एक डायगोनल बन जाते हैं। इस वाले को भी डायगोनल कहते हैं और इस वाले को भी डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, जब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर दो कॉर्नर्स को जब ज्वाइन करते हैं तो दो डायगोनल बनते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये तो मैंने फिगर के थ्रू बताया। मान लो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का, 1 2 1 2 0 1 2 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें कितने डायगोनल्स पॉसिबल है? दो डायगोनल्स पॉसिबल है। पहला डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये, ठीक है। तो इसमें दो डायगोनल आपके पॉसिबल होते हैं, इसके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब वहीं पे एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले लूं, मतलब अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे इस टाइप का ये, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ले लो 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 0 1 2, इसमें डायगोनल बन सकता है? बन सकता है। बताओ इसमें कैसे बनेगा? अगर डायगोनल बनाने की कोशिश भी करोगे तो नहीं बनेगा। जनरली कैसे बनेगा? आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये कॉर्नर थोड़ी ना ज्वाइन हो रहे हैं, 1 और 2 को डायरेक्टली ज्वाइन कर नहीं सकते। तो याद रखना, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनते हैं, अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स उसमें आपके डायगोनल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स की है कैटेगरी है। ओके, तो देखो यहाँ हमारे दो डायगोनल्स आ गए, इनमें भी हमें सिर्फ एक ही डायगोनल से काम होता है। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी मेन डायगोनल की हमने एक कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंस दी है, वो सिर्फ एक ही डायगोनल को दी है। और वो कौन सा डायगोनल है? ये वाला 1 2 1 वाला, फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। इसको हमने मेन डायगोनल की पोजीशन दी है, मेन डायगोनल। और ये जो दूसरा वाला है तो ये भी डायगोनल, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई डायगोनल मानता नहीं है ना, बस कहने के लिए डायगोनल है, बट इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जब भी मैं डायगोनल बोलूँ आगे चैप्टर में, तो समझ जाना मेन डायगोनल इसकी ही बात हो रही है।
इस दूसरे वाले डायगोनल की कोई बात नहीं होगी। ओके ठीक है, तो एक बार दोबारा क्लियरली लिख देता हूं मैं। डायगोनल मैट्रिक्स इस टाइप से दिखता है, वो कुछ इस टाइप से दिखता है 1 2 1 ऐसा। ठीक है, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are जीरो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। ये डेफिनेशन याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैं अभी बताता हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, अभी बस आप इतना याद रखो, डेफिनेशन में क्या बोला है, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई बात नहीं करी गई है ना। सबसे पहली बात क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, ये 1 to 1 मैंने बताया था, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर, ये जो ज्वाइन कर रही है लाइन, ये होता है आपका डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपके 1 to 1 डायगोनल एलिमेंट है, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये सारे ठीक है। तो यहाँ अगर हम जनरल नाम से बोले तो क्या क्या होगा, A11 A22 और A33, ये हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। और जितने भी बच गए A12 A13 A21 A23 A31 A32, इनको कहेंगे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, डेफिनेशन क्या कहती है डायगोनल मैट्रिक्स की, ये जो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फर्दर डायगोनल एलिमेंट चाहे जीरो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। डेफिनेशन में बस बोला है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है तो आपका वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अभी मैं आगे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसमें बताता हूँ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक डाउट क्लियर है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उन्हें छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल 1, ये बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखो ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हो गए ये तीनों, इनको छोड़ के ये जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये तो जीरो आ गए ना, बस स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 3x3 का। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई स्क्वायर मैट्रिक्स वाली। दूसरी कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गई, ये जीरो है, ये जीरो है। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, वो इसमें देखते हैं 1 है 2 है, यहाँ भी जीरो दिख गया, मेन डायगोनल एलिमेंट में आपको जीरो दिख गया, ये डायगोनल होगा नहीं होगा, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में बोला है नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात हुई है बस, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट में 1 2 0 से कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट में, हमें देखना है कि ये जीरो है या नहीं। ये सारे जीरो आ गए ना, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसका मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ दो कंडीशन चेक करनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बस ये दो कंडीशन। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो लास्ट में कि फॉर एनी डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल्स जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे। ठीक है, बस इतना ही है। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने क्या लिख दिया है, इसका मतलब ये है आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर, एक सेकेंड, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर। ठीक है,
तो जो जब भी आपका रो और कॉलम नंबर सेम ना हो, देखो जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसमें रो और कॉलम नंबर सेम होता है, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उसमें आपका रो और कॉलम नंबर सेम होगा, ठीक है, नंबर 1। और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें आपका रो और कॉलम नंबर अलग अलग होगा। देखो यहाँ देख लो, ये सारी नॉन डायगोनल है, तो 1 2 1 3 अलग अलग है ना, सेम थोड़े, ये देख लो। तो जब भी आपके एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो उसके अंदर आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका रो और कॉलम नंबर सेम होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में आपका रो और कॉलम नंबर डिफरेंट होता है। तो वही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, ये जो मैंने वर्ड में लिखा है उसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फॉर एनी डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल 0। ए आई जे क्या होगा, 0 होगा जब आपका आई और जे बराबर ना हो। आई और जे मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर ना हो, तो वही चीज़ लिखी है बस, ये जब बराबर नहीं है तो 0 आ रहा है ना, ये बस वही मैथमेटिकली लिखा है। ओके, यहाँ तक आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही सब टाइप है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अभी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस उसके अंदर एक और कंडीशन ऐड हो गई। क्या कंडीशन है वो, कि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो तो है ही इसके अंदर। उसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी और क्या आ गई, कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वो सारे सेम होने चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूँ तो अब एक 2x2 का ले लो, 3x देखिए बहुत सारे ले लिया, 2x2 का ले लेते हैं। 2 2 और ये 0 0। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट ये है, ठीक है, क्या क्या है, A11 2 आ रहा है, A22 ये भी 2 आ रहा है, ठीक है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, A12 जो कि 0 आ रहा है, और A21 वो भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टी 1 जो है चेक। सेकंड क्या है, इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 आ रहे हैं, 0 0 इसको छोड़ के, दूसरी भी चेक। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया ये। अब उसके आगे आपको चेक करना है स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड हो गई कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होने चाहिए। देखो सेम है ना, 2 और 2, A11 2 है, A22 2 है, तो ये भी इक्वल हो गए। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी ऐड हो गई, तो इसका मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक सब टाइप होता है, बस उसके अंदर डिफरेंस क्या है, एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। क्या प्रॉपर्टी, कि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब इसे ही मैथमेटिकली मैं लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा ये, कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब इसे लिखूँ मैं, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स for which इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सेम है, तो मतलब ए आई जे इक्वल्स कांस्टेंट फॉर आई इक्वल्स जे, ठीक है। यहाँ पे आई और जे की कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है। जितने भी आई और जे, मतलब आई जब भी जे के इक्वल होता है तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है, जब भी ए आई जे के अंदर आई और जे इक्वल है, ठीक है, तो किसे रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो सारे सेम है, सेम नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई और जे की वैल्यू 1 1 ले लोगे तो वो बराबर 2 2। अगर 3/3 का है, अगर 2/2 का है तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा, 3/3 का है तो 3 3 एलिमेंट और आ जाएगा। ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, सब किसी कॉन्स्टेंट के बराबर है, से के। अब के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस केस में क्या है, के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 लिख देना, या कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, माइनस में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे -1 -1 0 0 0 1 2 3 -1,
ये भी एक मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, इनफैक्ट फंक्शंस भी ले सकते हो। मैट्रिक्स के अंदर आप फंक्शंस भी लिख सकते हो, जैसे 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, x sin x, ये भी वैलिड होता है, cos x और 1, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये बच्चे आगे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, कहाँ तक हो गया था हमारा, स्केलर मैट्रिक्स हो गया था। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या है, ये भी सेम, ये भी स्केलर मैट्रिक्स ही है, उसके आगे एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अब स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, तो उसके आगे स्केलर मैट्रिक्स ही है, स्केलर मैट्रिक्स इन विच, अब स्केलर मैट्रिक्स है तो सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, बस प्रॉपर्टी क्या ऐड हो गई, जो सारे डायगोनल एलिमेंट है वो इसने खुद ने बता दिया कि 1 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्या था, यहाँ स्केलर मैट्रिक्स में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3, कुछ भी ले सकते हो। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन क्या डाल दी कि सारे 1 होने चाहिए। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ओके, तो आप इसे कैसे लिखोगे, एग्जाम्पल, अगर आप एक 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हो तो ऐसे लिखोगे 1 1 या 0 0। 3x3 का ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, पहले 1 1 1 की एक बना दो डायगोनल और सारे 0 कर दो। ये होता है। अब इसे पता है रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एक बोल्ड लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, आगे मैं बताऊंगा ये जब मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे, बट अभी से ही सीख लो कि ये जो तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लेटर आई से। और अगर ये 2x2 का है तो नीचे छोटा सा 2 लिख देते हैं, और अगर ये 3x3 का है तो एक बोल्ड लेटर आई से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ 3 लिख देंगे छोटा सा। ओके, यहाँ सबस्क्रिप्ट में 3 लिख देंगे और 2 लिख देंगे। ऐसे 4x4 का हो सकता है, 4x4 का होगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 करके। ठीक है, वो और बड़ा बनेगा, बस ये डिफरेंस है। अब इसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इट इज a scalar matrix in which aij equals 1 for I equals j। ठीक है, aij देखो, aij मैं बता ही चुका हूँ, aij जिसके अंदर i की वैल्यू j के इक्वल हो, ये रिप्रेजेंट किसे करता है, डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को, ये डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और aij जिसमें i की वैल्यू j के इक्वल ना हो, ये रिप्रेजेंट करता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। तो यहाँ तो सेल्फ अंडरस्टूड है, इसके अंदर aij जब i की वैल्यू j के इक्वल है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स है, वो 1 होंगे सारे। तो आपको ये लिखने की कोई नीड नहीं है, जब आपने ऊपर स्केलर मैट्रिक्स लिख ही दिया तो सबको पता ही होगा कि aij 0 होगा फॉर i नॉट इक्वल टू j, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते ही हैं, ये तो पता ही है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर, ये सारी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मैथमेटिकली, ये जो मैंने लिखा है ये मैथमेटिकली लिखते हैं। ओके, ठीक है, अब एक लास्ट कैटेगरी है बस, इसके बाद फिर एंड करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल है, ये क्या होता है, अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स if its all elements are zero। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाएगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लो नल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। अब ये जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में वैलिड है, इसलिए मैंने कोई बताया नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स लिखा है। ओके, जैसे 3x2 का ले लो एक,
0 0, 3 रो आएंगी और 2 कॉलम आएंगी। 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स है। ऐसे आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसे मैथमेटिकली लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? ए आई जे इक्वल्स 0, ए आई जे इक्वल 0, और कोई कंडीशन नहीं है इसमें। आप ये भी कर सकते हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई एंड जे। आई और जे की वैल्यू कुछ भी ले लो, आपका 0 ही आना है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना कि डायगनल एलिमेंट ही वो होने चाहिए। इसमें तो डायगनल बन भी नहीं सकता वैसे, बट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स बन गया, जैसे मान लो ऐसे 2x2 का ले लिया मैंने, ये 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो इसमें कोई कंडीशन थोड़ी ना है कि डायगनल मैट्रिक्स 0 होना चाहिए, नॉन डायगनल नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन थोड़ी ना है। तो आप क्या कहोगे? सीधा ए आई जी इक्वल 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, या फॉर एनी या ऑल वैल्यू लिख दो, ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आई और जे की कुछ भी वैल्यू लो, 0 आना चाहिए। जैसे आई और जे की 1 1 ले लूंगा तो ए 1 1 0 आना चाहिए। फिर 1 2 ले लूंगा, ये भी 0 आना चाहिए। 2 1 ले लूंगा, ये भी 0 आना चाहिए। और 2 2 ले लूंगा, ये भी 0 आना चाहिए। ये सारा 0 आ रहा है तो ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी ऊपर वाले मैट्रिक्स में भी हो सकता है। तो यहाँ तक था हमारा। एक और चीज़, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट जनरली कैसे करते हैं? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक बोल्ड लेटर आई से, और उसके नीचे जो भी ऑर्डर होता था वो लिखते थे। यहाँ पे क्या करते हैं? नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक बोल्ड ओ से, ऐसे। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो एक बोल्ड लेटर ओ बना दूंगा। ओ बनाओ, थोड़ा सा उसे डार्क कर दो बस, ठीक है। ऐसे ही 2x2 का बनाऊंगा, बोल्ड बना के ऐसे, और ऑर्डर वगैरह नहीं लिखते, बस ऐसे ही ओ बना के लिख देते हैं, ठीक है। आगे मैं मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, जैसे हमारा नॉर्मल अलजेब्रा के अंदर 1 होता है ना, वैसे ही हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर आई बन जाता है, 1 आई बन जाता है मैट्रिक्स अलजेब्रा में। ऐसे ही जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा में 0 होता है, वो मैट्रिक्स अलजेब्रा में नल मैट्रिक्स बन जाता है। ये आगे पढ़ेंगे, अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दे दिया, ओके। तो अभी क्लास एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार ये पे देख लेना। ये बेसिकली यहाँ पे जितनी भी है हमारी फ़ी के रिगार्डिंग, फ़ी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। इसमें CUET के लिए हमने ऑफर्स डाले हैं, फेस टू फेस क्लास के लिए, जो कि फिजिकल क्लासेस होंगे, आपके रेगुलर डाउट सेशन होंगे, टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। उसके लिए हमने चार्ज किया है ओनली 15,500 रुपीज़, ठीक है। और जो जूम के लिए है, जूम के लिए जो जूम से अटेंड करना चाहते हैं क्लास, जिसमें आपका फेस टू बेसिकली एक फेस टू फेस ही हो जाता है, उसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो, ये भी कर सकते हो, उसके लिए है 12,500। और रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, आपको वैसे अपने कन्वीनियंस पे देखना है, तो आप 10,000 उसका चार्ज है, जो कि नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट आपको अगर अकाउंट्स के लिए लेना है तो 30,000 पर एनम हमने रखा है, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, ये भी 30,000 पर एनम हमने रखा है। इकोनॉमिक्स 28,000 एंड बिजनेस स्टडीज 25,000 पर एनम। और अगर आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग करना है तो सबका 3,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका अकाउंट्स का 3,000 और मैथमेटिक्स का 3,000। और इसके अलावा हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम पढ़ाते हैं। फिजिक्स का कितना है? 30,000 पर एनम, और मंथली आपको करना है तो 3,000 पर मंथ। ऐसी केमिस्ट्री का 30,000 पर एनम एंड 3,000 पर मंथ, ओके। इससे फ़ायदा क्या होगा आपका? देखो, हम जितना भी हमारा करिकुलम होगा जो हम पढ़ाएंगे, हम CUET के ऊपर पढ़ाएंगे, क्योंकि अब CUET की कितनी वैल्यू है ये आप भी जानते हो। हमारा इस तरह से हमारा करिकुलम चलेगा कि आपका जो CUET का डोमेन टेस्ट होता है, फेज़ 2 का टेस्ट होता है, वो 12th की कोचिंग के साथ ही कवर हो जाए। और अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपका बेस बना देंगे 12th के लिए, क्योंकि 11th ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th से ही आप बेस तैयार करोगे तो 12th का बेस बनेगा आपका, और 12th में तभी आप अच्छा कर पाओगे और आगे CUET में भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आपका हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे, आपका पूरा CUET का फेज़ 2 कवर हो जाए। फिर बस आपको फेज़ 1 और फेज़ 3 उसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। आपका फेज़ 2 पूरा कवर हो जाएगा हमारी क्लासेस से, ओके। तो इसका आप SS लेना चाहते हो तो जल्दी से ले सकते हो। बाकी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।